नमस्ते सभी को, हम हैं प्यारी प्रीति और ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बनाए हैं जो 2024 में सीयूईटी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हम भी सीयूईटी दे के ही आए हैं। सो आई होप सो हम आप लोग को अच्छे से बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीयूईटी का थोड़ा सा इतिहास बताएंगे और सीयूईटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिसको बिल्कुल भी सीयूईटी के बारे में नहीं पता या फिर पता भी है तो भी हेल्प करेगा, क्योंकि हम इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम अपना सीयूईटी जब दिए थे तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो हम बताएंगे। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आई होप आप लोग को थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन गेन होगा ही। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करें सीयूईटी की, तो सीयूईटी सबसे पहले 2022 में स्टार्ट हुआ था, जिसका शिकार हुई थी मेरी दीदी। तो उन लोग सबसे पहले सीयूईटी दिए थे। उस समय तो कुछ भी नहीं पता था सीयूईटी के बारे में, फिर धीरे धीरे पता चला और फिर हम 2023 में दिए थे, मतलब इसी ईयर दिए थे। और मेरा एक्सपीरियंस आई विल शेयर। 2023 में जब सीयूईटी हुआ था तो उस टाइम पे हम लोग दिए थे और लगभग 17 लाख बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म भरा था। तो इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन था। तो सोचिए इस बार तो 2024 में जब होगा तो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। तो अच्छे से पढ़िए और हम हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कुछ भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी दे सकता है, बस 12th पास होना चाहिए। तो आप लोग याद रखिए 12th में भी अच्छे से पढ़ना है और पास तो हो ही जाओगे, उसमें क्या करना है। और अब बात करते हैं डेट ऑफ एग्ज़ाम की। तो ऐसा है कि एनटीए का भी एक डेट पे फिक्स रहता ही नहीं है, वो इतना बार डेट चेंज करेगा कि उसका तो टेंशन ही नहीं लेना है। तो बस पढ़ाई स्टार्ट करना है। और ऐसे हमारा जो सीयूईटी हुआ था वो 15 से लेके मतलब जून जुलाई तक पूरा चलते रह गया था। तो ऐसा मान के चलिए कि मई मतलब मिड मई से स्टार्ट हो सकता है। बट जब डेट शीट आया था तो इतना ज़्यादा लग रहा था कि बाप रे कितना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना बार डेट एक्सटेंड किया कि उसके बाद तो हम लोग को पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तो हम तो जो पहले पढ़े थे वही पढ़े थे, उसके बाद तो पूरा मतलब अंदर से निकल ही गया था, अब नहीं पढ़ेंगे, जो होगा एग्ज़ाम के दिन देखा जाएगा। तो वही होता है, पूरा ख़राब हो जाता है। बट ठीक है, पहले से स्टार्ट करना है ताकि लास्ट वक्त पे अगर बहुत ज़्यादा पैनिक ना होना पड़े। सो अभी से हम तो बोलते हैं अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हेल्प ही करेगा आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि जो सिलेबस है वो सेम होता है, जो बोर्ड्स में आएगा 12th में आएगा वही आपके सीयूईटी में भी आने वाला है। तो क्यों ना अभी से ही स्टार्ट कर दे। तो मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन है। ऑनलाइन कहने का मतलब फ़ोन वाला ऑनलाइन नहीं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आप लोग को सेंटर दिया जाएगा, उसमें आप लोग अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग सेंटर भरेंगे। फिर वहाँ पे आप लोग को सेंटर पे बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको जाना है, टाइम पे जाना है। फिर वहाँ पे कंप्यूटर एक मिलेगा सबको अपना अपना। फिर वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग। सो वो सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप पंजाबी में दे सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे देना चाहते हैं, लेकिन आप जिस भी लैंग्वेज को चूज़ करेंगे आपको सारा पेपर उसी लैंग्वेज में देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अच्छे से चूज़ करिएगा। एंड आई होप सबका हिंदी नहीं तो इंग्लिश ही होगा प्रेफरेंस, तो उस अकॉर्डिंग रहता है। मैक्सिमम जो पेपर है वो आप 10 चूज़ कर सकते हैं। 10 पेपर में आप 10 एग्ज़ाम मतलब पेपर का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो सारे यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया होता है एडमिशन का। तो अगर हम डीयू का बात करें तो वो डोमेन में वही सब्जेक्ट्स लेते हैं जो कि 12th का होता है। तो उस अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होता है क्राइटेरिया, तो उसको देखना पड़ता है आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, उस अकॉर्डिंग आप पेपर को चूज़ करेंगे। और उतना ही पेपर को चूज़ करिए जितना आपका मतलब फुलफ़िल कर देता है ड्रीम कॉलेज, क्योंकि जितना ज़्यादा ले लेंगे उतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपको खुद ही उसको लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट रिवीजन करने के लिए। इसीलिए सोच समझ कर चूज़ करिए सब चीज़। आता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो लैंग्वेज में जो होता है वो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो लैंग्वेज जो था, अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो थोड़ा मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब टाइम मेरा चला जाता था। तो उसके लिए ना आपको
मॉक टेस्ट देना ज़रूरी हो जाता है ताकि आप अपना टाइम को मतलब मेंटेन करके रखें कि कैसे आपको करना है, तो एग्ज़ाम के समय पे फिर हेक्टिक नहीं हो। तो टोटल मार्क्स हो जाता है 200। तो अगर पर क्वेश्चन बात करें तो पर क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का होता है, और अगर आपने गलत किया तो आपका -1 हो जाएगा। मतलब टोटल जो मार्क्स डिडक्ट होता है वो होता है 6। तो सोच समझ कर करना होता है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होता है। फिर उसी तरह हमारा होता है डोमेन सब्जेक्ट्स में भी, वो भी होता है 45 मिनट्स दिए जाते हैं उसमें, और मार्क्स उसका वही 200 होता है और सेम पैटर्न फॉलो होता है। जीटी में टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 50 अटेम्प्ट करना होता है, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1 होता है, और टोटल पर क्वेश्चन नंबर होता है 5 मार्क्स का, और टोटल जो मार्क्स होता है वो 250 का होता है, यानी कि 250। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि ये जो पैटर्न है कितने नंबर का होगा, कितना टाइम मिलेगा कंप्लीट करने के लिए, वो चेंज हो सकता है, क्योंकि 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसका कुछ और था, और फिर 2023 यानी कि हमारे समय पे चेंज कर दिया गया था थोड़ा मोड़ा, तो आपके समय में भी चेंज होने का चांसेस है। तो लेकिन मान के चलिए कि लगभग सेम ही पैटर्न रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग देखिएगा। सिलेबस की बात करें तो ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि सबका अलग अलग सिलेबस होता है। लेकिन अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो वो 12th में जो होता है ना, पूरा जितना भी चैप्टर्स होता है वो सारा आता है CUET में, कुछ भी डिलीट नहीं होता है। तो 12th का सारा लैंग्वेज पेपर का अगर बात करें तो उसका जो सिलेबस है वो सबसे पहले आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर वर्बल एबिलिटी भी आता है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारा आता है। फिर वो कैप का पार्ट होता है जिसमें आता है हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर ये एनालॉजी, ये सारा कुछ आता है। तो इसका डिटेल जो सिलेबस है वो भी आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे मैं बता दूंगी। इस लैंग्वेज में पिछली बार क्या हुआ था ना कि हम लोग को ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आया था, बट जो वोकैब वाला पार्ट था ना वो उतना नहीं आया था हम लोग के समय पे। थोड़ा ग्रामर डाल दिया था, ग्रामर बेसिक था पर डाल दिया था, हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए थे। अचानक से एग्ज़ाम हॉल में गए तो पता चला कि ग्रामर आ रहा है। तो ग्रामर भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ग्रामर भी मतलब बेसिक ही था, बट उसको भी पढ़िएगा। तो कुल मिला के थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग ही गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे किसी का आर्ट्स है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, तो साइंस है, तो उस अकॉर्डिंग आपका स्ट्रैटेजी बनेगा। हम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के थे, तो अगर ह्यूमैनिटी से जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं, तो हम शायद ह्यूमैनिटी से तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि साइंस तो हम पढ़े नहीं हैं। तो इसीलिए आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहे बिना हेजिटेट किए। वैसे हेजिटेट तो कोई करता नहीं है, तो फिर कमेंट में आप लोग पूछ लीजिए, और फिर हम उसका आंसर पक्का देंगे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों इतना बता रही है, ये कौन सा क्या करके रखती है। तो ज़्यादा तो नहीं, हम जब CUET दिए थे तो मेरा आया था 726 या 20 आया था। तो इतना तो काफ़ी है DU में एडमिशन लेने के लिए, तो थोड़ा तो हम बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को अच्छे से गाइड कर देंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग को ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा अपने किसी भी क्वेरी के बारे में। आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर।